सरिता और मयंक दोनों ही शहर से अपने दादा दादी के घर रहने आए थे। उन्हें देखते ही उनकी दादी बेहद परेशान होने लगी और बोली, अरे तुम लोग अचानक कैसे आ गए? हम लोगों को बुला लेते, हम लोग आ जाते। अरे दादी, यदि हम लोग आपको बुलाते तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाता। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बेटा तुम लोग आ तो गए हो, मगर कल सुबह हम लोग वापस शहर चलेंगे। बस आज की रात इतना ध्यान रखना, घर के बाहर कितनी भी हलचल हो, अपने बिस्तर से मत निकलना। कहते हुए वो घर के सारे खिड़की दरवाजे लगाने लगे। दादा दादी का बिहेवियर उन दोनों के लिए हैरान करने वाला था। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मगर समझ में उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था। दादी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और उन दोनों को सोने के लिए कह दिया। मयंक ने घड़ी की ओर देखा तो भी 10 ही बज रहे थे। दादी, मैं तो सोच रहा था आपसे देर रात तक बातें करूंगा, मगर आप तो मुझे सोने को बोल रही हो। बेटा मैं थक चुकी हूँ, तुम भी सो जाओ, कल सुबह बातें करेंगे। और हाँ, याद रखना दरवाजा मत खोलना। कहते हुए दादी ने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर बाद अचानक ही बाहर का मौसम खराब होने लगा। जोरों से बिजली कड़क रही थी, साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ पल बाद अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। सरिता ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की तो उस रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। तभी उसे खिड़की के पास किसी की परछाई नजर आई। वो अपने बिस्तर पर से उठकर खिड़की के करीब पहुंची तो अचानक तेज बिजली चमकी। उस बिजली की चमक में जब उसने उस परछाई को देखा तो उसकी चीख निकल गई। खुले बाल, सर पर बड़े बड़े सींग। उसकी चीख की आवाज सुनकर मयंक और दादा दादी तुरंत वहां पहुंच गए। वह साया भी झटके से उस ओर मुड़ा और उसने अपने नाखूनों से खिड़की का कांच चीर दिया। कांच कपड़े की तरह 2 भागों में बट गया और वो साया उन लोगों की ओर ही घूर रहा था। मोबाइल की रोशनी में अब उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसने अपना बड़ा काला सा हाथ आगे बढ़ाया और झटके से दादाजी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उनके शरीर को उठाकर अपने साथ ले गया। वो अंधेरे में कहाँ गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जमीन पर दादाजी की गर्दन पड़ी हुई थी, जहां से उस साये का हाथ घर के भीतर आया था। वहां से पानी की बूंदें भी घर के अंदर आने लगी। बारिश का पानी ठंडा होने की बजाय गर्म था। जैसे ही मोबाइल की रोशनी में मयंक ने पानी की बूंदों को देखा तो वो पानी की बूंदें नहीं बल्कि खून की बूंदें थी। वह हैरान हो गया। इसका मतलब बाहर पानी की नहीं बल्कि खून की बारिश हो रही थी। यह सब कुछ उन दोनों की समझ से बाहर था। दादाजी की मौत के बाद दादी कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थी। उन दोनों ने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठाया। सारी रात तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ खून की बारिश होती रही। जैसे जैसे सूरज आसमान में अपनी लालिमा बिखेरने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ना अब बिजली कड़क रही थी, ना ही बारिश हो रही थी। गांव वालों ने उनके पिता के आने तक दादाजी के शव को रखने से मना कर दिया। तुम्हारे पिता शाम होने के पहले नहीं आ पाएंगे और रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और हम लोग रात होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अंतिम संस्कार अभी ही करना होगा, वरना। कहते हुए वे लोग चुप हो गए। मयंक अपने पिता के आने का इंतजार करना चाहता था, मगर गांव वालों के दबाव के कारण उसने उनकी मदद से दादाजी का अंतिम संस्कार किया और दादी को लेकर रात में ही शहर लौटने का सोचने लगा। दादी, हम लोग आज रात ही यहाँ से चलेंगे। यहाँ के लोग मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करने के बजाय अपना हुक्म सुनाते हैं और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं इस गांव में एक पल भी नहीं बिता सकता। इस गांव में अब मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। उस भटकती हुई आत्मा के कारण मेरा सुहाग तो मुझसे दूर हो गया, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को भी कुछ हो। इसीलिए हम लोग रात में ही नहीं बल्कि कल सुबह निकलेंगे। मगर मयंक ने दादी की एक भी बात नहीं सुनी और रात में ही अपनी बहन के साथ दादी को लेकर गांव से बाहर निकल गया। दादी जैसे ही कार के अंदर बैठने लगी, उन्हें लगा उनके पीछे कोई है। उन्होंने जैसे ही पलटकर देखा, एक साया उन्हें धक्का देकर कार के अंदर दाखिल हो गया। उस धक्के के कारण वह जमीन पर गिर गई। सरिता ने अपनी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और धीरे से कार में बिठा दिया। मयंक कार लेकर आगे बढ़ गया। कार में उन तीनों के साथ वो साया भी मौजूद था।
दादी का मन बहलाने के लिए मयंक ने स्लो आवाज में जैसे ही भजन चालू किए, वो साया दादी के शरीर में दाखिल हो गया। इस कारण वो अपने आपे में नहीं थे और गुस्से में वो मयंक की ओर घूर कर देखने लगी। उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो जोर से सांस लेते हुए तेजी से चिल्लाई, बंद करो ये सब, मुझे नहीं सुनना है भजन, बंद करो। दादी के गुस्सा करने पर मयंक ने भजन बंद कर दिया। दादाजी की डेथ के कारण शायद दादी परेशान है। हम लोग हाईवे के बजाय शॉर्टकट से जंगलों के बीच में से निकल चलते हैं। सुबह होते होते हम लोग घर पहुंच जाएंगे। सरिता की बात सुनकर मयंक ने गाड़ी शॉर्टकट ले ली। वो लोग कुछ दूर आगे बढ़े थे कि गाड़ी पर से मयंक का कंट्रोल खत्म होने लगा। गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ती जा रही थी। मयंक ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए इस चक्कर में मयंक ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, मगर कार उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, मगर कार का आगे का हिस्सा टूट गया था। अब घने जंगलों के बीच में वे लोग कहां जाएंगे, यही बड़ा प्रश्न था। आगे का डैमेज होने के कारण कार की लाइट भी बंद हो गई थी। अंधेरे में जंगल के बीच में जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। उन लोगों ने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें कार से बाहर निकालने की कोशिश की, तो दादी ने उन्हें धक्का दे दिया और खुद कार के बाहर आकर जोर से चीखते हुए अंगड़ाई लेने लगी। मयंक और सरिता दोनों डर गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह आवाज दादी की नहीं है। कल की बीती हुई रात के हादसे से वे लोग वैसे ही डरे हुए थे, और अब दादी की ये हालत। वे लोग एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे कि दादी जोर जोर से हंसने लगी और पेड़ों पर चढ़ते हुए भागने लगी। मयंक और सरिता दोनों उनके पीछे पीछे जमीन पर भाग रहे थे। दादी जंगल के बीचों बीच मौजूद एक गुफा के बाहर जाकर रुक गई। वो दोनों हैरानी से उस गुफा की ओर देख रहे थे। दादी कूदकर पेड़ पर से उतरी और बंदर की तरह अपनी हाथ और पैरों पर चलते हुए उस गुफा के अंदर दाखिल हो गई। मयंक और सरिता दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर दादी की सलामती के लिए दुआ करते हुए वे दोनों भी गुफा के अंदर दाखिल हो गए। अंधेरे जंगल में गुफा के भीतर बहुत रोशनी थी। बाहर से टूटी फूटी गुफा भीतर से किसी राजमहल से कम नहीं थी। वो लोग उस बड़ी सी गुफा में दादी को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी किसी साये ने पीछे से आकर सरिता को पकड़ा और उसके बालों को खींचकर उसे घसीटने लगा। वह दर्द से चिल्ला उठी। मयंक अब सरिता के पीछे पीछे आने लगा। वो साया उसे घसीटते हुए तहखाने के भीतर ले जाने लगा। भैया बचाओ, भैया भैया मुझे बचाओ। मयंक उसके पीछे पीछे तेजी से भाग रहा था, मगर वो साया उसे लेकर तेजी से उसकी नजरों से ओझल हो गया। एक तरफ दादी गायब थी, अब दूसरी तरफ सरिता भी गायब हो गई थी। मयंक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन्हें ढूंढे। वो दोनों को आवाज लगाकर पुकार रहा था। वो हैरान परेशान हो गया। वो मदद लाने के लिए गुफा से बाहर निकल आया। पास के ही गांव में पहुंचकर वो 2-3 लोगों को लेकर अपने साथ आया, मगर अब उसे वो गुफा ही नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा वो रास्ता भटक गया है, मगर गांव वाले बोले, यहाँ पर ऐसी कोई भी गुफा नहीं है। वो जरूर उस मायावी की रचाई हुई माया होगी। वो गांव की महिलाओं को ले जाता है। हम आसपास के सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए हैं। मैं उसके कारण अपने दादाजी और दादी जी को खो चुका हूँ, मगर अब अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? बेटा, यदि हम तुम्हारी मदद कर सकते तो हम अपनी भी मदद कर लेते। यूं इस तरह अपना जीवन खौफ में नहीं बिताते। तुम्हारी दादी और बहन उस गुफा के अंदर गायब हो गई हैं। हम तो अब जानते भी नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। उन्हें बचाने के लिए हम लोग अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। कोई तो रास्ता होगा जिससे उस मायावी का नाश किया जा सके। मुझे बताइए, मैं आप लोगों को उसके खौफ से आजाद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक शमशान है। वहाँ पर एक अघोरी पूजा करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वो उस मायावी को मारने में हमारी मदद करेंगे, मगर हम लोगों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। तुम उनके पास चले जाओ, हो सकता है तुम्हें कोई मदद मिल जाए। ग्रामीणों के कहने पर मयंक उस अघोरी के पास पहुंच गया। शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच वह साधना में लीन था। जैसे ही मयंक वहां पहुंचा, वो जोर से चीख उठा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम्हारे ही हाथों उस मायावी का अंत लिखा है।
तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। वो मायावी अमावस्या के दिन कुंवारी लड़कियों की बलि देता है। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो, कल अमावस्या है, इसलिए मैं आज से ही हवन शुरू कर दूंगा। कल रात को वह गुफा फिर से प्रकट होगी। यह गंगा जल और शिव जी की रुद्राक्ष माला तुम अपने पास रखो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अघोरी के कहने पर मयंक पूजा करने को तैयार हो गया। पूजा संपन्न करके वे लोग रात को उस गुफा की तलाश में निकल पड़े। ठीक 12 बज रहे थे, मगर वो गुफा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जंगली जानवरों की आवाज सबके मन में भय पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ गुफा में उस साये ने बलि की तैयारी कर ली थी। जैसे ही अघोरी को गुफा नजर आई, दोनों उस गुफा के अंदर दाखिल हो गए। अघोरी कुछ मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़कते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जहां जहां गंगा जल डाल रहे थे, वहां वहां की माया खत्म होती जा रही थी और वो खूबसूरत से दिखने वाली गुफा खंडहर हो गई थी। तभी सामने बलि का स्थान नजर आया। इस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक त्रिशूल मयंक के हाथ में दिया और कहा, सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, उस मूर्ति के सीने में इस त्रिशूल को उतार देना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अघोरी के कहने पर मयंक त्रिशूल लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वो माया भी उसके ऊपर झपट पड़ा। तो अघोरी ने अपने गले में रुद्राक्ष माला निकालकर उसके ऊपर डाल दी। जैसे ही रुद्राक्ष माला उसके करीब गई, वो माया भी पीछे हट गया और मयंक ने आगे बढ़कर उस मूर्ति के सीने में त्रिशूल डाल दिया। जैसे ही वो मूर्ति खंडित हुई, पूरी गुफा खत्म हो गई और साथ ही वो मायावी भी। गांव वालों की मदद से मयंक, अघोरी और उसकी बहन सरिता तीनों गुफा से बाहर आ गए। मयंक और सरिता को अब विश्वास हो गया था कि ईश्वर के साथ साथ बुरी शक्ति भी इस दुनिया में मौजूद है।